तो प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सीरीज नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की इस धमाकेदार सीरीज नंबर 4 में हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 4 के यानी कि चैप्टर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में डिस्कशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एकदम जिद करना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा, क्योंकि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना ही चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। अगर लाइफ में आपको कुछ पाना है तो आपको उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना पड़ेगा, तब तो आप सफल होंगे, अन्यथा आप भीड़ में खो जाएंगे। आपकी सफलता कहीं भीड़ में जाकर के खो जाएगी, आपको सफलता मिलनी मुश्किल है। तो इसलिए आज से अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ, हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि लोहा जितना ही तपता है उतना ही क्या करता है, उतना ही ताकत भरता है। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आज के इस धमाकेदार सेशन की धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। जिस सेशन का आपका पहला विकल्प है, कहता है कि सही विकल्प को आपको चुनना है। कि पहला कह रहा है कि किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। किस तत्व का, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? तो सोडियम, तो सोडियम का बिल्कुल स्थान निश्चित है, क्लोरीन का भी बिल्कुल स्थान निश्चित है, हीलियम का भी स्थान निश्चित है। एक ऑप्शन आपका बच जाता है, क्या आपका है हाइड्रोजन, जिसका स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, क्योंकि यह धातु की भी भांति व्यवहार करता है और अधातु की भी भांति व्यवहार करता है। इसलिए आवर्त सारणी में एग्जैक्टली इसको कहां रखा जाए, इसका स्थान निर्धारित करना मुश्किल हो गया है। तो पहले विकल्प का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। तो इस प्रकार से पहला पार्ट कर सकते हैं। अब दूसरे क्रम में इसका जो दूसरा पार्ट है, कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किसके आधार पर किया गया? तो अगर हम बात करें किसकी, अणुभार के क्रम में, तो अणुभार के क्रम में इसमें व्यवस्थित नहीं किया गया। परमाणु त्रिज्या की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन द होगा आपका। परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो परमाणु त्रिज्या के भी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। अगर हम परमाणु संख्या के आधार पर करें तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का व्यवस्था किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया है इनके संख्या के आधार पर। तो एक ऑप्शन आपका बच जाता है, क्या? परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में। तो जो मेंडलीव भाई साहब ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया वह किसके आधार पर किया? परमाणु भार के आधार पर किया। तो द राइट जवाब इसका हो जाएगा ब। अब अगले क्रम में इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, डोबेराइनर ने त्रिक नियम का स्थापना किया और मेंडलीव की आवर्त सारणी, अपनी खुद की आवर्त सारणी का स्थापन किया। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन किसने किया? उसका प्रतिपादन किया आपके मोस्ले भाई साहब ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब। अगले क्रम में चौथा पार्ट कहता है, चौथा पार्ट है आपका कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? देखिए, समूह, अगर हम समूह की बात करें तो आवर्त सारणी आपकी जो ये होती है, आवर्त सारणी में इसे हम कहते हैं समूह। कह रहा है कहां से कहां जाने पर? ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे इस प्रकार से आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आने लगते हैं तो धात्विक गुण उसका क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसके बारे में एकदम डिटेल से चर्चा किया गया है वीडियो में। हमारे लेक्चर क्लास की जो वीडियो है उसे आप एक बार जरूर देखें, अगर आपके पास समय हो तो। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज की, अगर इसका आपको चाहिए, क्या इसका चाहिए आपको अगर पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहां रेगुलर अपडेट किया जाता है, पीडीएफ वगैरह आपके क्लास से संबंधित जो भी रहती है। दूसरी चीज की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को टच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल फेस टू फेस हमसे बात होकर के सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो अगले क्रम में इसका जो पांचवा पार्ट है वह क्या है कि
Na लिथियम और K के आकार का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए इसको मैंने पिछले वीडियो में भी एक लिया था एप्लीकेशन में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर इसके आकार पर देखें तो जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 19। जो आपका सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। जो आपका लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम कौन, पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 19 आएगा। तो यानी कि पहले लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा, सोडियम, फिर लास्ट में आएगा पोटेशियम। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका ऑप्शन नंबर जो अ होगा आपका एकदम राइट जवाब हो जाएगा क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बढ़ते हुए क्रम में। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब अगले क्रम में इसका जो छठा पार्ट है, कहता है कि आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए क्या होता है। तो अगर हम परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार हर तत्व के लिए अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो हर तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और द्रव्यमान भार क्रमांक की बात करें तो यह भी सबका अलग अलग होता है। तो एक ऑप्शन केवल मात्र इसका बच जा रहा है क्या, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां भी हो गया है, बंध नहीं होगा, यहां पे आपका होगा क्या, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए जब हम आवर्त सारणी के एक वर्ग की बात करें, वर्ग हम इसको कहते हैं। अगर हम वर्ग की यानी कि जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, वर्ग की बात करें तो इसमें जितने भी तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इसमें जितने भी तत्व हो जाएंगे इनके बाहरी कोष किसमें भरे होंगे, 1s1 में। यानी इसकी जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह क्या होगी, समान होगी। जब हम किसी वर्ग की बात करेंगे तब, किसी अगर खड़ी खड़ी लाइन की बात करेंगे तब, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसका जो 7वां पार्ट है, कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो एक चीज आप गांठ बांध करके एकदम रख लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे बड़ा ऋण विद्युतीय तत्व कोई भी इस सृष्टि में नहीं है। और सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन है, आपका फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है, क्लोरीन है। उसके बाद कौन है, ब्रोमीन है। उसके बाद कौन है, आयोडीन है। और इन सब के बाद ही कोई अन्य तत्व आते हैं, इसके अलावा कोई अन्य तत्व नहीं आता। तो सबसे अधिक की बात कर रहा है, तो इन सब में से सबसे अधिक कौन सा आपका हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। राइट जवाब आपका विकल्प नंबर 100 होगा। अगले क्रम में अगर पार्ट 8 की बात करें तो कहता है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं हम किसकी, परमाणु क्रमांक 11 वाले की। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक 11 होता है वह किसका होता है, आपके सोडियम का होता है। अगर हम इसके ऑक्साइड की बात कर रहा है, यानी कि अगर सोडियम को हम क्रिया करा दें किसके, इसके ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें, तो यहां पर यह बनाता है क्या, यह बनाता है Na2O बनाता है, Na2O बनाता है। इसको हम 4 मॉलिक्यूल में यहां रखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल में यहां हमारा बनेगा। तो ये जो Na2O बनाता है यह क्या है, आपका ऑक्साइड है। अब इसकी प्रकृति को पता करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका प्राप्त हुआ है क्या, Na2O, उसमें हम क्रिया करा देंगे किसकी, जल की, H2O की। तो यहां से यह क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। इसको बैलेंस आप चाहे तो कर सकते हैं इस समीकरण को। तो यहां से बना लेगा NaOH। अब NaOH जो है, आप जानते हैं कि इसमें OH आयन जुड़ा हुआ है, और जिसमें OH आयन जुड़ा होता है वह क्या होता है आपका, वह आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो अगर इसके विकल्प को देखें तो पहला कह रहा है अम्लीय, तो अम्लीय तो होगा नहीं क्योंकि OH जुड़ा हुआ है। उदासीन तो होगा नहीं, और अ और ब, ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाता है क्योंकि ना तो अ और ब तो है नहीं, दोनों है नहीं। तो यहां से जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ब। अब अगले क्रम में हम बात करें किसके, 9वें प्रश्न की। तो कह रहा है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। तो कुछ मत कीजिए, जो भी आपको दिया हुआ है, हालांकि 20 जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसका होता है, कैल्शियम का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2 8 8, तो 8 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, और लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यह देखना है कि टोटल आपकी कक्षाएं कितनी हैं। तो कक्षाएं आपकी है 1 2 3 4, कक्षाएं कितनी हैं, 4 हैं। तो इसका जो आवर्त हो जाएगा ना,
इसका आवर्त यानी कि अगर समूह की अगर हम बात करें, समूह का मतलब कि जो ऐसे ऐसे आवर्त सारणी में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वह क्या होती है, समूह होती है। तो अगर हम समूह की बात करें तो इसमें जितनी कक्षाएं होंगी ना उतनी क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। तो कितनी कक्षा है, 1 2 3 4। तो इसमें अगर समूह की बात पूछ रहा है तो समूह इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 4। इसमें समूह कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ। लेकिन अगर आपसे समूह के बजाय क्या पूछता, समूह के बजाय पूछता आपसे क्या था, वर्ग। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते, कितना था, 2 8 8 और कितना था, 2। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते और इसके अंतिम कोष को देखते। अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वर्ग में यह स्थित होगा। तो इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो यहाँ पे आपका जो Ca है जिसका परमाणु क्रमांक 20 होगा वह आवर्त सारणी के पहले दूसरे आवर्त में स्थित होगा। और टोटल 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। तो कौन सा समूह ऐसे ऐसे वाली लाइन में, यह चौथे समूह में क्या होता, स्थित होता। चौथा समूह दूसरा वर्ग, चौथा समूह दूसरा वर्ग। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे कंसेप्ट समझाने का मतलब यही है कि आप ये ना रट करके बैठें, इस सवाल को आप बिल्कुल कंसेप्ट को समझें कि अगर 20 के जगह पे अगर आपको 30 भी आ जाए तो भी आप आसानी से हल कर दें। समूह के जगह पे अगर आपसे वर्ग भी पूछ दे तो भी आप आसानी से हल कर दें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा समझाने का उद्देश्य आपको यही है। अब अगले क्रम में देखिए जो दूसरा सवाल है उसमें आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट नंबर ए। कहता है कि तत्वों के गुण क्रम से पुनरावृत्ति को, तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, आवर्तिता कहते हैं। जिसमें गुणों की पुनरावृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, आवर्तिता भर लेंगे। अब इसके दूसरे पार्ट को देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, बाएं से दाएं यानी आपको इधर से इधर चलना है। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर चलते जाएंगे परमाणु क्रमांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसका आकार भी बढ़ता है, उसकी त्रिज्या भी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या क्या लिख लेंगे आप, क्या भरा जाएगा आपका कि वृद्धि होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसमें वृद्धि भर लेंगे। अब इसका जो सी पार्ट है कह रहा है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह किसने कहा था, यह मेंडलीव भाई साहब ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें अब भर लेंगे क्या, आवर्ती फलन। जो डी विकल्प है वह कहता है कि जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक बात आप हमेशा गांठ बांध करके रख लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा तो जो आपके बंधु बांधव भाई बंधु होते हैं वे क्या करते हैं, जुड़ते हैं ना, वे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो वहां होगी क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होगी बंधुता। इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बंधुता, यानी बंधु बांधव क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो वहां पे क्या, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। अब अगले क्रम में आपके कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए उन सवालों पर हम चर्चा करते हैं, उनके उत्तर को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इस नियम का असफल होने का कारण क्या है। देखिए न्यूलैंड भाई साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या करने शुरू किया, व्यवस्थित किया। और उन्होंने यह पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे संगीत में आपके 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी। अब देखिए इसमें होता क्या है, चाहे आप यहां से शुरू करें चाहे आप यहां से शुरू करें, इसमें देखिए होगा ये कि अगर आप सा से शुरू करेंगे तो सा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां गुण आपका क्या आएगा, फिर 8वां तत्व क्या आएगा, सा आएगा। लेकिन अगर आप पा से शुरू करें तो पा से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, फिर से 7वां गुण क्या आएगा, आपका पा ही आएगा। अब अगर आप गा से शुरू करें तो गा से 1 2 3 4 5
6, 7, 8, फिर से 8वां गुण क्या आएगा? आपका गा ही आएगा। यानी कि आप कहीं से भी शुरू कर लें, फिर से जब वहीं लौट करके आएंगे तो फिर से उसमें पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी, फिर से दोहराव देखने को मिलेगा। नी से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां फिर से नी आएगा। यानी इसमें आपके अक्षरों में पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक उसी प्रकार अगर उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से क्या होगा? समान होगा। यही बताए थे कौन? न्यूलैंड भाई साहब ने अपने अष्टक नियम के अंतर्गत। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। अब अगले क्रम में इसके असफलता का कारण भी इसमें पूछा है। तो इसकी असफलता का कारण क्या है कि न्यूलैंड के अनुसार उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व। जबकि बाद में और भी तत्व खोजे गए। तो पहले तो असफलता का कारण यह रहा कि इन्होंने 56 तत्वों की ही व्यवस्था की। दूसरी चीज कि जो आप इसके अष्टक नियम जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 8, 16 इस प्रकार से जो करते हैं उसमें केवल व केवल 40 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें किया जा सकता है। इस अष्टक नियम केवल 40 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों पर ही लागू होता है, उसके बाद वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। तो सबसे बड़ा असफलता का कारण क्या है? न्यूलैंड का नियम केवल परमाणु भार 40 कैल्शियम तक ही क्या होता है? लागू होता है। सॉरी, परमाणु भार 40 वाले तक ही लागू होता है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार। अब अगले क्रम में आपका 5वां है, कहता है कि मेंडलीव इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव के बारे में हमेशा पूछता है। मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी का आप तैयार रखेंगे, याद रखेंगे। तो कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 विशेषता बताइए। अब देखिए जो इसकी 4 विशेषता है ना, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि तत्वों को व्यवस्थित रखने का क्रम समान गुण वाले तत्वों की क्या होती गई? पुनरावृत्ति। जैसे ही उन्होंने परमाणु भार के क्रम में रखा तो उन्होंने ये पाया कि उन तत्वों का जो गुण है, गुणों में क्या पाई गई? समानता पाई गई और उस समानता में पुनरावृत्ति पाई गई, दोहराव पाया गया। अब अगला देखें तो कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। देखिए उनको जब व्यवस्थित क्रम में रखा तो अगले आने वाले तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने में क्या मिली? सहायता मिली। और सबसे अच्छी बात जो है कि नई तत्वों को खोज की क्या मिली? प्रेरणा मिली। जब उनके गुणों के आधार पर रखा गया तो एक नई तत्वों को खोज करने की एक श्रृंखला दिखाई दी। अगला है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। तो इस प्रकार से इनके 4 गुणों को आप लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त नियम लिखिए तथा मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष क्या है? देखिए जो मेंडलीव का आवर्त नियम है ना, उनके अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या विस्तृत उत्तरी में भी पूछता है। आपको ऐसा बोल देगा कि मेंडलीव की आवर्त नियम लिखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष एवं गुणों को लिखिए। तो जब इतना चीजें आपसे पूछेगा तो स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन आपका कैसा होगा? विस्तृत उत्तरी में होगा। अब अगले क्रम में इसके अगर दोषों को देखें, मेंडलीव के दोषों को देखें मेंडलीव भाई साहब के, तो मेंडलीव भाई साहब का मुख्य दोष जो था कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ा दोष इनका ये था। दूसरा चीज कि कुछ समस्थानिक ऐसे थे, समस्थानिक यानी कि जिन्हें कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिनका क्रमांक क्या हो? समान हो, क्रमांक आपका इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो इन्होंने अपने जो आवर्त नियम था उसमें एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह में माना, जबकि इनके परमाणु भार क्या थे? अलग अलग थे। तो इस प्रकार से यह भी एक इनका क्या है? दोष है। अब अगले क्रम में अगर हम बात करें किसकी? तीसरे की, तो तीसरा क्या है कि 8वें समूह का वर्गीकरण न हो पाना। 8वां समूह जो है उसमें इन्होंने इसका आवर्त तालिका में 8वें समूह के अतिरिक्त सभी उपवर्गीकृत किया। इसको मतलब 8वें समूह को उपवर्गीकरण इसका नहीं कर पाया। अगले क्रम में जो आपका चौथा है इसका मुख्य असफलता का कारण, तत्वों की व्यवस्था में कुछ विसंगतियां रह गई। जैसे परमाणु भार आपका आर्गन का था कितना? 39.94, लेकिन पोटेशियम का कितना था? 39.10। लेकिन इन्होंने क्या किया? पोटेशियम को आर्गन के क्या किया? पहले रख लिया, लेकिन जबकि इसका परमाणु भार क्या था? ज्यादा था। इसी प्रकार से Cu, Ag और Au लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी इसी प्रकार से हुआ, जो कि इनके मुख्य असफलता का कारण रहा। अब अगले क्रम में आपका जो प्रश्न है वह क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के 4 लक्षण लिखिए। तो आधुनिक आवर्त
नियम जो है मेंडलीव में और आधुनिक आवर्त नियम में बस केवल यही अंतर है कि यहाँ जो आपका परमाणु क्रमांक है ना, उनके में क्या था, परमाणु भार था। मेंडलीव भाई साहब ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम मोस्ले ने दिया उसमें क्या किया, परमाणु क्रमांक के आधार पर, और बताया कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वे क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब इनकी विशेषता क्या थी, इनकी मुख्य विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता मुख्य ये थी कि यह आवर्त सारणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। सही बात है। इसमें धातु एवं अधातु को पृथक कर दिया गया, धातुओं को आवर्त सारणी के इधर रखा गया और अधातुओं को आवर्त सारणी के इधर रखा गया। तो आवर्त सारणी में धातुओं को क्या किया, पृथक कर दिया गया। संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जो संक्रमण तत्व थे उनको जो आवर्त सारणी है उनके लास्ट वर्ग में क्या कर दिया गया, रख दिया गया इसमें संक्रमण तत्वों को, इसलिए संक्रमण तत्वों को इसमें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब अगले क्रम में अगर देखें तो इसमें जो Fe था, कोबाल्ट था, निकिल था, को संक्रमण तत्वों के साथ रखा गया जो उनका उचित स्थान है। देखिए जो लोहा, कोबाल्ट और निकिल है, इनको संक्रमण तत्वों में क्या किया गया, रखा गया। और दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर रखा गया। आवर्त सारणी में आपको इस प्रकार से एक छोटी सी दो लाइनों का टेबल मिलेगा जिसमें दुर्लभ मृदा तत्वों को क्या किया गया, रखा गया। अगला है कि इलेक्ट्रॉन तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्वों को S, P, D और F ब्लॉक में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो यह था क्या, इसके प्रमुख विशेषता। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 8 है, तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं, 118। अब 118 तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनका अध्ययन करना मुश्किल था। जैसे अगर आपके पास बहुत सारी किताबें हो जाएंगी तो उनको आप एक अलमारी में उसको क्या करेंगे, एक सजो करके रखेंगे ताकि आपको जब भी जिस भी चीज की किताब चाहिए वह अलग हो और उसे आप आसानी से निकाल सकें और उसका अध्ययन कर सकें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे तत्वों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि आज तक 118 तत्व ज्ञात हैं और इन सभी तत्वों को अलग अलग याद करना, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा इससे बनने वाली यौगिकों के गुणों का अध्ययन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अतः तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई हमें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्रम में जो प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। अर्थात उनके संयोजी कक्षा कौन होती है, जिसे हम अंतिम कक्षा जानते हैं, और अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वही इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग में जितने भी आपके तत्व होंगे उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसी कारण इसे एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 10 है, कहता है कि हाइड्रोजन को किस समूह तथा किस आवर्त में रखा जाना चाहिए, तर्क दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना, धातु की भी भांति व्यवहार करता है, अधातु की भी भांति व्यवहार करता है, दोनों का गुण रखता है तथा अन्य समूहों के गुणों में भी असमानता रखता है। इसलिए इसे प्रथम वर्ग और प्रथम आवर्त में ही रखना क्या है, उचित है। तो इस प्रकार से आप 10वें के उत्तर को अपने बोर्ड कॉपी में लिख सकते हैं। अब 11वां जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको बिल्कुल लगा लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट सब हैं, इंपॉर्टेंट ही लिया गया है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तुलना कीजिए, हमेशा पूछता है। आइए तुलना करते हैं। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसको दीर्घ रूप आवर्त सारणी भी हम कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से तुलना, मेंडलीव की आवर्त सारणी की दीर्घ रूप से तुलना, यहाँ पे 2 बार इसको रिपीटेड हो गया है, इसको हटा लेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से क्या, तुलना। तो आइए तुलना करते हैं। पहला तुलना है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सबसे पहले परमाणु अंकों दीर्घ रूप में जो था, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु अंकों परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, और मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया, उनके परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में क्या किया, रखा। अब अगले क्रम में दूसरा जो है, इसका दूसरा पार्ट में
अगर हम बात करें दीर्घ में तो इसमें 16 लंबात्मक पंक्ति हैं। जो लंबात्मक पंक्ति हैं वह कितने हैं? 16 हैं, यानी कि इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं वह 16 हैं और इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं वह कितनी हैं? 9 लंबात्मक पंक्ति या समूह है किसमें? दीर्घ में। अब अगर हम बात करें दीर्घ रूप आवर्त सारणी को बढ़ा दिया गया है और छोटे लघु आवर्त सारणियों को तोड़ दिया गया है, जिससे संक्रमण या परिवर्ती तत्व को दीर्घ आवर्त सारणी में उनके उपयुक्त स्थान पर रखा जा सके। लघु रूप में छोटे आवर्तों को हम क्या कहते हैं? 2 पंक्तियों में रखा गया है। छोटे आवर्तों को 2 पंक्तियों में रखा गया है। इस प्रकार समान प्रतिनिधित्व और संक्रमण तत्व या परिवर्ती तत्व एक दूसरे से क्या हो गए हैं? मिश्रित हो गए हैं। किसमें? लघु वाले में। लेकिन दीर्घ में क्या किया गया है? सबको अलग कर दिया गया है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, टिप्पणी लिखिए। ऐसा भी प्रश्न आता है आपको कि टिप्पणी लिखिए, 2-3 आपको 4 परिभाषाएं दे देगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे अगर बात करें हम संयोजकता की, तो देखिए संयोजकता क्या है? संयोजकता एक संख्या है। जैसे अगर हम बात करें किसकी? सोडियम की, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है? 2, 8 और 1 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे हम कहते हैं संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है या संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। आइए परिभाषा को पढ़िए। कहता है कि किसी तत्व की संयोजकता एक क्या है? संख्या है जो सूचित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ संयोग। भाई अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ धनात्मक से है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह उसको उतनी की ही आवश्यकता होगी और वह उस हिसाब से ही संयोग करेगा। तो उदाहरण के तौर पर H2O का परमाणु कितना? H2O का परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता है कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला है आपका परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या देखिए, जैसे अगर आपका यह नाभिक है और आप जानते हैं कि इस नाभिक के चारों ओर, जैसे अगर हम मान लें कि यह क्या है? नाभिक है और आप सब जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इन बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब देखिए जैसे अंतिम कोष यह हो गया, अंतिम कक्षा यह हो गई और परमाणु नाभिक यह हो गया। तो अंतिम कोष से जो नाभिक की दूरी होती है, परमाणु नाभिक की दूरी, वही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आइए परिभाषा को पढ़िए कि किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से किसी उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सामान्यतः परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने की ओर क्या होता है? घटता है। तो इस प्रकार से आप परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हमने आपको बताया कि ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना क्या कहलाता है? आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। भाई बिना ऊर्जा के ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही दे सकता है, तो इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मात्रक होता है वह कितना होता है? वोल्ट प्रति परमाणु या केजी मोल इनवर्स में मापा जाता है। अब अगले क्रम में आप इसका टिप्पणी लिखना है किस पे? आयनन विभव पर। तो हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना हो तब वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। पढ़िए, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, पृथक करने के लिए यानी निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला है 13वां नंबर। 13वां प्रश्न कहता है कि परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या क्या है? Cl माइनस की आयनिक त्रिज्या Cl से ज्यादा होती है, जबकि Na प्लस की Na से क्या होती है? कम होती है। तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से, वही हमने बताया कि जो आयनिक त्रिज्या होती है। अब अगर इसकी बात करें कि हम Cl माइनस से Cl की ज्यादा क्यों होती है और Na प्लस की Na से कम क्यों होती है, तो देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि जो Cl माइनस होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करके क्या इस पर चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। और जो Na प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन का दान करके इलेक्ट्रॉन को निकाल कर
इलेक्ट्रॉन को क्या करके निकाल देता है, तब इसके पास कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। तो जब निकालेगा तो इसकी परमाणु कक्षा क्या होगी, छोटी होगी, और जब यह ग्रहण करेगा तो परमाणु कक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। तो आइए पढ़िए कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है, जबकि Na प्लस इलेक्ट्रॉन का दान करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या Na की क्या होती है, कम होती है। अब अगले क्रम में देखिए बच्चों, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बहुत मेहनत करके यह PDF बनाया गया है, और बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो हमारे मेहनत को सार्थक करने के लिए, जो कि आपके भलाई के लिए हमेशा है, उसको सार्थक करने के लिए आप अपनी तैयारी हमेशा जारी रखें, और जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और बच्चों अगले क्रम में जो आपका मस्त सा सवाल है, कह रहा है कि किसी त्रिक के 3 तत्व ए बी सी में ए का परमाणु भार 7 है एवं बी का परमाणु भार 39 है, तो डोबेराइनर त्रिक नियम के अनुसार सी का परमाणु भार क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस बी को आप क्या बना लेंगे, सी बना लेंगे, और इस सी को आप क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे। अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है ए का परमाणु भार जो है कितना है, 7 है, और सी का परमाणु भार कितना है, 39 है। तो बी का आपसे पूछ रहा है, डोबेराइनर का जो त्रिक नियम के अनुसार जो सूत्र होता है वह क्या होता है कि अगर कोई तत्व आपका ए बी सी है, तो इस बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, इन दोनों के योग के आधे के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए इस सूत्र का काम में हम लेंगे, ए का मान दिया है, ए का परमाणु भार कितना दिया है, 7, और सी का परमाणु भार कितना दिया है, आपका 39 दिया हुआ है। तो ए के जगह पे हम 7 रख लिए, सी के जगह पे 39 रख लिए, और दोनों को जोड़कर इसका क्या कर दिए, आधा कर दिए। तो बी का मान कितना आ गया, 23 आ गया, 23 आ गया। बी का मान कितना आ गया, आपका 23 आ गया। तो इस प्रकार से इसको आप इस सवाल को बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके इस सेशन के सभी सवाल समाप्त होते हैं, जिन्हें मैंने एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।